आमची सुद्धा अशी मागणी आहे की पोलीस पाटलांचं हे जे वय असावं ड्युटीचे हे 60 वरून 65 करण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे। आमच्या आजच्या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या आहेत 60 वर्ष वय वाढवून 65 वर्ष वय करण्यात यावे, वेलफेअर फंडाची स्थापना करण्यात यावी और शासन के पानी पुरवठा और स्वच्छता विभाग ने इसका शासन निर्णय निकाला है। शासन निर्णय निकालने के बावजूद भी उसमें से बहुतांश मांगे जो है वो मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है, यानी कि शासन निर्णय का पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग ने पूरी अवहेलना की है, इसलिए यह मोर्चा यहाँ पर निकाला जा रहा है। आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग आधा 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, जिसमें उनको घर भाड़े भत्ता जो है वो घर भाड़े भत्ता 6वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा है, वाहतूक भत्ता 5वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा है। इस प्रकार की थट्टा की जा रही है कर्मचारियों के साथ में। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी आदिवासी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए चलाए जाने वाले हॉस्टल्स है और जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग को इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आधुनिक वाचनालय इन लोगों ने हमारे विद्यार्थियों के लिए बनाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो 85,000 का आदिवासी विद्यार्थियों का बैकलॉग बाकी है वो बैकलॉग पूरा करना चाहिए। ये जो MSW BSW के बच्चे हैं ये समाज को बदलने का काम करते हैं, समाज में विकास का काम करते हैं। आज MSW BSW बच्चों के जो सेवा शर्ती नियम है, जहाँ पर आदिवासी विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अलग अलग विभाग है, जितने भी गवर्नमेंट के विभाग है जिसमें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सारे पदों पे BSW MSW पदों की जो पात्रता थी उन्होंने वो चेंज कर दी। और चेंज करने के बाद क्या हुआ कि उसमें एनी ग्रेजुएट की भर्ती हुई। एनी ग्रेजुएट के कारण क्या हुआ कि जो आज तक जो 20-25 सालों से जो लड़के पढ़े हैं उन लोगों की जो जॉब थी वो चली गई। गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा क्षेत्रामध्येच गोंडगोवारी आढळतात ही असंविधानिक माहिती त्यामध्ये घातली आहे आणि या जमातीला 1985 पासून वंचित ठेवण्याचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने केलं आहे। अगर ये सब एक हो गए ना, और ये विदर्भ में ज्यादा है, ये विदर्भ में ज्यादा है, अगर ये एक हो गए ना, एक छत्र के नीचे आ गए ना, तो आने वाला हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा ये सिर्फ ट्राइबल बेल्ट पे ही रहेगा और ट्राइबल ही लोग जीत के जाएंगे, चाहे वो जनरल की सीट रहे चाहे वो किसी की भी सीट रहे। जे 3300 रुपये मानधन वाढ आमची झालेली आहे त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ती आम्हाला प्रत्यक्षात मिळाली पाहिजे ही आमची प्रथम मागणी आहे। नंबर 1, ऐसे सारे काम जो नियमित काम है, आवश्यक काम है, इन कामों में काम करने वाले ठेका कामगारों को समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वप्रथम तर आमचं मानधन अतिशय तुटपुंज होतं, त्यामुळे तत्कालीन जे सरकारमध्ये आमचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेब यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार मानतोय की त्यांनी आम्हाला आपलं एक घटक समजून प्रशासनाचा एक घटक समजून आमचं भरभरीत असं मानधन वाढ केलं 15,000। त्याबद्दल मी शासनाचे भरभरून माझ्या समस्त महाराष्ट्रातील पोलीस पाटीलतर्फे मी त्यांचं आभार मानते। आम्ही मागे ऑगस्ट 2024ला जे अधिवेशन केलं होतं त्यावेळेस माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं होतं की अंगणवाडी सेविकांचं ज्याप्रमाणे जे ड्युटीचं वय आहे ते 65 वर्ष आहे आणि त्याच्याच संदर्भान्वये आमची सुद्धा अशी मागणी आहे की पोलीस पाटलांचं हे जे वय असावं ड्युटीचे हे 60 वरून 65 करण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे। त्याचप्रमाणे नूतनीकरण करत असताना पोलीस पाटलांना भरपूर अडचणी येत असतात, त्यामुळे कोणत्या अडचणी येत असतात तुम्हाला? भरपूर अडचणी येत असतात। ज्यावेळेस आम्ही नूतनीकरण करतो त्यावेळेस आम्हाला ज्या कार्यालयीन अडचणी आहेत त्या खूप जावं लागतं आणि त्यावेळेस जे रिन्युअलची जी प्रत आहे ती आम्हाला मिळत नाही वारंवार आणि जे प्रशासकीय जे कार्यालयामध्ये आम्ही जातो त्यावेळेस ते आम्हाला कार्याची एक हे मागत असतात आणि त्यामुळे भरपूर असे पोलीस पाटील आहेत की त्यांना त्यांचे हे मिळालेलं नाही आणि म्हणून अडचणी जात असतात। त्यामुळे हे जे कायमस्वरूपी नूतनीकरण आहे बंद करण्यात यावे अशी आम्ही शासनाला विनंती करतो या माध्यमातून। त्याचप्रमाणे पोलीस पाटलाला खूप अडचणी येत असतात, जे आरोग्य विषयक ज्या सोयी आहेत त्यांचं पण आम्ही शासनाला असं निवेदन दिलेलं आहे आणि मागणी करतोय की ज्या आरोग्य विषयक ज्या आहेत
सोयी सवलती त्या पोलीस पाटलांना त्यांच्या समस्त कुटुंबाला देण्यात याव्यात। त्याचप्रमाणे वर्ग 3 मध्ये जे काही आम्हाला पदभरतीमध्ये पोलीस पाटील यांना एक आरक्षण मिळावं, आम्ही सेवा प्रदान करतोय त्याची एक पोचपावती म्हणून आम्हाला किंवा आमच्या अपत्यांना एक हे मिळावं, आम्ही हेही शासनाला म्हणजे असं निवेदन देऊन त्यांना आम्ही मागणी करतोय। एवढंच आमचं आहे। हेच की 60 वरून 65 आलं पाहिजे हो मरण। आता किती वय 60 वर्ष आहे का? हो आता 60 65 झालं पाहिजे। 65 झालं पाहिजे। काय किती मागणी आहे तुम्हाला? 15,000। काय मागणी आहे सरकारकडून तुम्हाला? मागणी ह्याच्यात की 60 वरून 65 वयोमर्यादा वाढली पाहिजे, आरोग्य सुविधा मिळाली पाहिजेत, विमा कवच मिळालं पाहिजे आपल्याला, आणि वर्ग 3च्या पदभरतीमध्ये आम्हाला त्यात स्थान मिळालं पाहिजे। कुठल्या गावाचे पाटील पाडला तुम्ही? कुठल्या गावाचे पाटील म्हटलं? खुर्शीपार तिरोडा पोलीस स्टेशन। महत्वाची मागणी ही सुद्धा आहे की आमचा पोलीस पाटील निवृत्त झाल्यानंतर त्याला काहीच मिळत नसते, आणि त्यामुळे कसा प्रश्न, एक अधिकारी सुद्धा निवृत्त होत असतो तर त्याला एक त्याचा सानुग्रह निधी म्हणून त्याला काहीतरी मिळत असतं, किंवा त्याला पेन्शन मिळत असते, किंवा त्याला सानुग्रह निधी मिळत असतो। म्हणून समस्त पोलीस पाटलांतर्फे आम्ही अशी विनंती करतोय, निवेदन देऊन आम्ही शासनाला विनंती करतोय की जे निवृत्त पोलीस पाटील झालेत त्यांना एक सानुग्रह निधी म्हणून एक त्यांना असं म्हणजे ऍडजस्ट होईल अशा प्रकारे त्यांना सानुग्रह निधी प्रदान करण्यात यावं, किंवा पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, ही सुद्धा आमची मागणी आहे। आमच्या आजच्या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या आहेत 60 वर्ष वय वाढवून 65 वर्ष वय करण्यात यावे, वेलफेअर फंडाची स्थापना करण्यात यावी, अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, अशा आमच्या आजच्या प्रमुख म्हणजे 16 मागण्या होत्या। त्याच्यापैकी 5 प्रमुख मागण्या अशा होत्या की आरोग्य विमा पोलीस पाटलांसाठी मंजूर करण्यात यावा, 65 वर्ष निवृत्त झाल्यावर एक रकमी ठोस रक्कम पोलीस पाटलांसाठी मिळावी, आणि ज्याप्रमाणे कोतवाल म्हणजे एक छत्र समितीमधील सदस्यांना ज्याप्रमाणे 10 वर्ष अंगणवाडी सेविकेला जसं 10 वर्ष वय सेवा झाल्यानंतर त्यांना पुढे सामावून घेण्यात येतं सेवेमध्ये, तसं पोलीस पाटलांनाही सामावून घेण्यात यावं, आणि गृह व महसूल विभागामध्ये 5% आरक्षण पोलीस पाटलांसाठी मिळावं, ही आमच्या आजच्या प्रमुख मागण्या आहेत। पोलीस पाटील हे प्रशासनाचं नाक आणि कान डोळे म्हटले जातात। पोलीस पाटील हे ग्रामस्तरावर गावातील तंटे गावातच मिटवण्याचं काम करत असतात। पोलीस पाटलांच्या बळावर ग्रामीण महाराष्ट्र आज शांत आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये। असं असताना एवढं महत्त्वाचं पद असताना पोलीस पाटलांच्या काही मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत। त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस पाटलांच्या वयोमर्यादेचा विषय आहे। शासनाने अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, कोतवाल आणि आशा या 4 घटकांसाठी एक छत्री समितीची स्थापना केली होती। त्यातील एक घटक म्हणजे अंगणवाडी सेविका यांना सेवानिवृत्तीचं वय हे 65 वर्ष केलं आहे। त्याप्रमाणे पोलीस पाटलांना सुद्धा 65 वर्ष करण्यात यावं, ही एक आमची प्रामुख्याने मागणी आहे। त्यासाठी आज आम्ही इथे मोर्चा घेऊन आलेलो आहे। दुसरं म्हणजे एक पोलीस पाटलांना जर 5 वर्षानंतर पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा 10 वर्षानंतर असं नूतनीकरण करावं लागतं, ते नूतनीकरण कायम रद्द करण्यात यावं, ही एक आमची मागणी आहे। देखिए, हमारी प्रमुख मांग ऐसी है कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यह पहले का शासन का विभाग था, और इस विभाग के माध्यम से संपूर्ण राज्य के लोगों को पानी पुरवठा किया जाता था। यानी कि राज्य विद्युत मंडल के समान, राज्य परिवहन महामंडल के समान इसका कामकाज चलता था। 23/3/2017 को आज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ये पहले का शासन का अविभाज्य घटक रहने के कारण ये इस खाते में काम करने वाले कार्यरत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वेतन और सेवानिवृत्ति वेतन की जिम्मेदारी ली थी। 23/3/2017 को यह जीआर निकला है, कैबिनेट मंत्रिमंडल में इसको मान्यता मिली है, और शासन के पानी पुरवठा और स्वच्छता विभाग ने इसका शासन निर्णय निकाला है।
शासन निर्णय निकालने के बावजूद भी उसमें से बहुतांश मांगे जो है वो मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। यानी कि शासन निर्णय का पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग ने पूरी अवहेलना की है, इसलिए यह मोर्चा यहाँ पर निकाला जा रहा है। आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग आधा 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, जिसमें उनको घर भाड़े भत्ता जो है वो घर भाड़े भत्ता 6वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा है, वाहतूक भत्ता 5वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा है। इस प्रकार की थट्टा की जा रही है कर्मचारियों के साथ में। 24 वर्ष की कालबद्ध पदोन्नति, 10-20 वर्ष की 10-20-30 वर्ष की नियोजित पदोन्नति योजना, यह जो शासन में लागू है, सारे शासकीय कर्मचारियों को लागू है, वो प्राधिकरण के कर्मचारियों को अभी तक के मिली नहीं। प्राधिकरण के कर्मचारियों का कुछ अलग से नियम नहीं है, सारे नियम जो है वो महाराष्ट्र शासन के कर्मचारियों को जो नियम लागू है वही नियम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू है। और इसी के लिए शासन ने 23/3/2017 को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की अधोगति हुई, आर्थिक अधोगति हुई, इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया और सारे कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति वेतन की जिम्मेदारी ली। उसमें लिखा है कि शासकीय कर्मचारियों को जो जो मिलता है वो सारा प्राधिकरण के कर्मचारियों को मिलेगा, पर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह मोर्चा लगातार निकाला जा रहा है। पिछले साल भी हमने यह मोर्चा नागपुर की विधानसभा पर 18 दिसंबर को निकाला था। मुंबई के आजाद मैदान में हमने मूसलाधार बारिश में वहां पर धरना आंदोलन किया था। बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है। 2017 को शासन निर्णय निर्गमित हुआ, आज लगभग 7 से 8 साल हो रहे हैं, परंतु शासन उसकी पूरी तरह से अमलबजावनी नहीं कर रही है। इसलिए 2 अप्रैल को राज्य शासन के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव माननीय शिखर परदेशी साहब ने मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के निर्देश के अनुसार यह खाते के कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए 2 अप्रैल 2025 को एक मीटिंग ली थी और मीटिंग में हमको भी बुलाया था। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग के सारे अधिकारी, वित्त विभाग के सारे अधिकारियों को भी बुलाया था और उसमें उन्होंने बताया पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को, वित्त विभाग के अधिकारियों को कि 23/3/2017 का जीआर हमने यदि निकाला है और उसमें यदि लिखा है कि शासकीय कर्मचारी के अनुसार सारे सुविधा मिलेंगी तो देने में क्या अड़चन है। उन्होंने अड़चन समझ ली और उस अड़चन के ऊपर उन्होंने अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए, उसका इतिवृत्त निकाला और इतिवृत्त निकाल के वित्त विभाग को और पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग को कार्रवाई करने के लिए बताया, परंतु मीटिंग होके लगभग 7-8 महीने का समय हो गया, अभी तक की एक भी प्रश्न पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग की तरफ से नहीं छूटा है, इसलिए यह फिर से यह मोर्चा है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति समिति के माध्यम से हम बार बार मोर्चा निकाल रहे हैं, फिर भी हमारे जो पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग है वो हमारी बातों की कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। हमारा जो 23/3/2017 का शासन निर्णय है उसके हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक पूरी नहीं होने की वजह से हमें अभी 3 बार यहाँ मोर्चा निकाला है नागपुर में और 2 बार मुंबई में हमने धरना आंदोलन किया है। उसके बावजूद भी ये सब नहीं हुआ है और अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है डॉक्टर शिखर परदेशी साहब, उन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है और उनके इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी हमारी मांगी पूरी नहीं हो रही, इसके लिए हमें ये मोर्चा निकालना पड़ा है। अगर शासन ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोगों का ऐसे हर साल आना पड़ता है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को मिलना ही चाहिए ना। हमारा हक मांग रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ गलत नहीं मांग रहे। जैसा शासन निर्णय सबको बहुत लागू होता है वैसा हमारे का होता है और शासन ने हमारा दायित्व लिया है। अभी तक कितनी बार आपने आंदोलन किए हो? अभी मुझे लगता है ये 5 साल है हमारा, और आजाद मैदान में हम लोग 3 बार गए थे। बहुत बार करना पड़ता है। हम लोग, मैं बम्बई से आई हूँ, क्योंकि हमारा हक मिलने के लिए हम लोग को ऐसा धूप में खड़ा रहना पड़ता है। हमारा उम्र के 60 के हम लोग सब लोग 80 साल के लोग हैं और ऐसे लोगों को ऐसा शासन ने ऐसा वेटिंग करना अच्छा नहीं रहता है ना। तो हमारी यही मांगने है कि ये तुरंत सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए बस। देखिए सर, सर्वप्रथम तो महाराष्ट्र में जो चल रहा अधिवेशन है, हिवाड़ी अधिवेशन, यहाँ पे बैठे हुए निर्णय लेने वाले जितने भी नेता हैं, हम लोग उन लोगों को यहाँ से आंदोलन स्तर से जोहार आदिवासी वंदन करते हैं और हम अपनी समस्याओं को रखते हैं। हमारा पहला मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी आदिवासी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए चलाए जाने वाले हॉस्टल्स हैं और जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं
वो प्राइवेट बिल्डिंग को इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आधुनिक वाचनालय इन लोगों ने हमारे विद्यार्थियों के लिए बनाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो 85,000 का आदिवासी विद्यार्थियों का बैकलॉग बाकी है, वो बैकलॉग पूरा करना चाहिए। 12,500 विशेष पद भर्ती जो अभी तक रखड़ी हुई है उसको पूरा करना चाहिए। और तीसरी चीज़, जो बोगस आदिवासी लोग हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया और उन्होंने बोला कि जो बोगस लोग हैं उनको निकाल कर उनके ऊपर कार्रवाई करके जो रियल आदिवासी लोग हैं उनको उनकी नौकरी पर वापस किया जाए। लेकिन यहाँ की महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट पर ईयर एक्सटेंशन उनको प्रोटेक्शन बना रही है जीआर के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि ये जीआर खत्म हो। और दूसरी चीज़, सामान्य प्रशासन विभाग ने महाराष्ट्र के ये जो बंजारा और धनगर लोगों को आरक्षण देने का रिकमेंडेशन कर रहे हैं, इनके ऊपर विशेष रूप से आदिवासी विकास विभाग के मंत्रालय ने एट्रोसिटी एक्ट दायर करके आदिवासियों के आरक्षण के ऊपर जो घुसखोरी हो रही है उसके लिए इन्होंने जो अधिकारी है, सामान्य प्रशासन अधिकारी, आयुक्त, जितने भी आयुक्त है, सबके ऊपर एट्रोसिटी लागू करे। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर किसी भी आयुक्त को इतना राइट नहीं है कि वो रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट करे। और दूसरी चीज़, ये हैदराबाद गैजेट का रेफरेंस ले रहे हैं। हैदराबाद गैजेट यानी रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होता है कि तुम्हारे जिले में गाय, बैल, बकरी, आदमी और इस तरीके के लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे आरक्षण बांटा नहीं जा सकता। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग इस तरीके का काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है महाराष्ट्र का, 5वीं अनुसूची में रहने वाले आदिवासियों को स्वायत्त व्यवस्था का बल प्राप्त है। वहाँ पर 5वीं अनुसूची का काटेकोर बने पालन होना चाहिए, मजबूत पालन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 5वीं अनुसूची के खिलाफ में जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ पे जंगल कटाई कर रही है, अवैध उत्खनन कर रही है और ठेकेदारों को बढ़ावा दे रही है। अभी मैं अगर बात करूँ, सुरजागढ़ में जो प्रकल्प चल रहा है, यही सुरजागढ़ का जो ठेकेदार है बी प्रभाकरन, ये बी प्रभाकरन के ऊपर उड़ीसा की जो सरकार है, उन्होंने उनको बैन किया हुआ है। उड़ीसा ने उनको बैन किया इसी देश में, और इसी देश में महाराष्ट्र में उनको चांद पे बिठा दिया। ये आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी अवहेलना है। हमारे जंगलों के साथ ये उध्वस्त कर रहे, जंगल उध्वस्त कर रहे, आदिवासियों का पलायन कर रहे हैं, आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये हमारा विस्थापन कर रहे हैं। और इसी विस्थापन के आधार पर जो आदिवासी आदमी 5वीं अनुसूची के अंदर है, वो 5वीं अनुसूची के बाहर जा रहा है। ना तो उसको पैसा का फायदा मिल पा रहा है, ना पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया का फायदा मिल पा रहा है, ना 5th शेड्यूल एरिया का फायदा मिल रहा है, ना वो आदिवासियों के किसी दायरे में आ रहा है। हम लोग सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ आवाज़ लगा रहे हैं कि आप लोग आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से जो कोट्यावधि पैसों का उधलपट्टी कर रहे हैं, इन्होंने जो अभी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के नाम पर मानकापुर स्टेडियम नागपुर में जो कार्यक्रम लिया, ये कार्यक्रम केवल नेताओं का प्रमोशन था। ये हम लोगों को एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन अराउंड 35 करोड़ रुपए का नियोजन यहाँ पे था। और वो 35 करोड़ रुपए केवल नेताओं के फोटो खींचने के लिए किया गया। आदिवासी बच्चों को आश्रम स्कूल से लाया। हमने कई बार इन लोगों को बोला है कि आश्रम स्कूल्स को परिपक्व करो, और आश्रम स्कूल्स में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के साथ साथ सारी चीज़ें अवेलेबल करो, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये नेताओं के कार्यक्रम के लिए आश्रम स्कूल से बच्चों को यहाँ तक लाएंगे, भूखा रखेंगे, ठंडी में सुलाएंगे और वापस भेजेंगे। इसके सारे फुटेज हमारे पास है। रही चीज़, यही डिपार्टमेंट आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए नामांकित स्कूल चलाए जाते हैं। ये जितने भी नामांकित स्कूल है, ये स्कूलों में एक स्पेशल नियोजन कमेटी बिठाना चाहिए, और इस नियोजन कमेटी में आदिवासी विद्यार्थी संगठन के विशेष करके 3 लोग हेड ऑफ दी मेंबर्स होना चाहिए आदिवासी विद्यार्थी संगठन के। वो इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट पैसे खाकर उनको मैनेज कर लेता है, संस्थापकों को, लेकिन इन संस्थापक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बच्चे मरते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, हमारे बच्चे वंचित होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। यही व्यवस्था है। गोंदिया में एक भी आदिवासी बच्चों का गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है। आप भंडारा में जाकर देखो, बच्चियाँ आज भी वो नाली के किनारे रहने वाली सड़ी हुई बिल्डिंग में रह रही है। आप नागपुर में आओ, नागपुर में एक एक बच्ची 25-25, 30-30 किलोमीटर का सफर तय कर रही है कॉलेज में जाने के लिए। और जो महाविद्यालय है, प्राइवेटाइजेशन वाले महाविद्यालय, ये प्राइवेट महाविद्यालय आदिवासी बच्चों को 100% सब्सिडी होने के बावजूद भी ये लोग हम लोगों से एक्स्ट्रा की फी चार्जेस कर रहे हैं। जब हम लोग आदिवासी विकास विभाग के पीओ तक, आयुक्त तक जाते हैं तो हम लोगों को सीधा बोल देते हैं कि ये हमारे स्तर की बात नहीं है। और संस्थापक को बोलते हैं तो संस्थापक बोलता है कि तुम्हारा आयुक्त मेरा दोस्त है, ये दोस्त है करके बोलता है। हमारी मांगनी है कि आदिवासी मंत्री ने यहाँ पर आकर आज हमारे डेलीगेशन को स्वीकार करना चाहिए और हमारी समस्याओं को लेकर उन्होंने बात करना चाहिए। यही हमारी मांगनी है। जय आदिवासी। जय आदिवासी।
जर आजच्या या आंदोलनाच्या जर आमच्या नेत्यांनी किंवा महाराष्ट्र शासनाने या गोष्टीची दखल घेतली नाही तर हा आमचं आंदोलन सातत्याने चालूच राहणार. आणि आता हा फक्त इथेच तुम्हाला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पाहायला मिळत आहे, पण आता हा आंदोलन आमच्या मुंबई मंत्रालयात सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कारण ज्या पद्धतीने शासनाने आमच्या ज्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे किंवा आमच्याविषयी ज्या संवेदनहीन भावनेने आमच्याकडे बघत आहे, आता कुठे ना कुठे समाजाचा रोष वाढलेला आहे आणि शासनाने या गोष्टीकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला पाहिजे. कारण मुलं वारंवार लेखी निवेदनाद्वारे आम्ही वारंवार आमच्या नेत्यांना महाराष्ट्र शासनाला या गोष्टीची मागणी करत आहोत, पण आता असं दिसून येत आहे की शासन आमच्याविषयी संवेदनशील नाही आहे. म्हणून आता आमची ही भूमिका कुठेपर्यंत थांबणार नाही आणि येणाऱ्या काळात हा फक्त आता हिवाळी अधिवेशनापर्यंत तुम्हाला आंदोलन नाही तर तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि हा आंदोलन सरळपणे मुंबई मंत्रालयामध्ये जाऊन ठेपणार आहे. म्हणून शासनाने तात्काळ रीतीने या आमच्या लेकरांच्या गंभीर समस्याकडे लक्ष द्यावं आणि तात्काळपणे यांच्या समस्यांचं निवारण करावं. अन्यथा या आंदोलनाला असंवैधानिक जर रूप धारण केलं तर याला जबाबदार शासन, प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन राहणार, एवढं मी सांगू इच्छितो. बघा, आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ नागपूर यांच्यातर्फे मागच्या वर्षीपासनं की आम्ही मागण्या केल्या आहेत की आपल्या वसतिगृहातील जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या समस्या, शासकीय आश्रमशाळेमधील जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या समस्या, त्यांना ज्या राहणीमानाचे जे काही समस्या निर्माण होतात आपल्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना, ते लहान लहान मुलं असतात, त्यांना राहण्याची सोय नाही, त्यांना अन्नाची सोय नाही, त्यांना चांगल्या पुस्तकांची सोय नाही, शिक्षकांची सोय नाही. आदिवासी विभाग जो विभाग काम करतोय आदिवासी समाजासाठी, तो आदिवासी विभाग आपल्या ज्या बेसिक गरजा ज्या आदिवासी समाजावर येत आहेत त्यांना त्या प्रोव्हाइड सुद्धा नाही करू शकत आहेत. हे शोकांतिक आहे. मागच्या वर्षी बिल्डिंग कोसळली विद्यार्थ्यांवर आणि विद्यार्थी घायल झाले. त्यावेळेस अशा परिस्थितीमध्ये आपले विद्यार्थी राहत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शिक्षक सुद्धा नाही आहेत. आता बाह्यस्रोत मधून जे शिक्षक आलेले होते, म्हणजे जे टेंडर म्हणून आलेले होते, त्यांना ते आता हे गेले, ह्याच्यावर गेले होते, आपल्या उपोषणाला गेले होते. 3 महिने शिक्षक नव्हते आपल्या आश्रमशाळेमध्ये. 3 महिने आश्रमशाळेमध्ये शिक्षक नसल्यावर मला सांगा विद्यार्थी कोठे शिकणार आहे? अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी जगत आहेत. तुम्ही सरकारकडून काय अपेक्षा करता आता? आम्ही सरकारकडून एवढंच अपेक्षा करतोय की आपल्या आश्रमशाळेतील त्यांना जे काही मूलभूत सुविधा आहेत त्यांना प्रोव्हाइड करण्यात यावे. आपल्या आदिवासी जे काही वसतिगृहामध्ये विद्यार्थी राहतात त्यांना डीबीटी ते बंद करून खानावळ चालू करायला पाहिजे. आणि त्याच प्रकारे जे डीबीटी आता सध्या स्थितीत चालू आहे त्यामध्ये वेळोवेळी जे काही निधी आहे ते वाढून मिळाली पाहिजे. आणि त्याच प्रकारे जे काही आपल्या कॉलेजमधून जास्त फीज आकारतात, आपल्याला 2022 मध्ये एक GR आलेला होता आणि त्या GR मध्ये असा उल्लेख होता की जे काही महाविद्यालय आहे 1-1 लाख रुपये प्रोफेशनल कोर्ससाठी घेतात, त्यांना ते पैसे न घेता ते स्कॉलरशिप मधून घेण्यात यावे अशी त्यांना विनंती केलेली होती. पण त्या GRचा कुठेही अंमलबजावणी करत नसून आता ते विद्यार्थ्यांकडून वसूल करतात. आता त्या 1-1 लाख रुपये विद्यार्थी भरू शकत नाही आणि ते विद्यार्थी भरत नसल्यावर ऍडमिशन कॅन्सल करतात आणि घरी जातात आणि त्यांचा तो वर्ष खत्म होऊन जातो. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. कोण म्हणते देत नाही, कोण म्हणते देत नाही, जागा आमच्या हक्काच्या, जागा आमच्या हक्काच्या. देखिए सर, हम सब यहाँ पे जो जुटे हुए हैं, हमारा जो आज का मोर्चा है, हम सब समाज कार्य एजुकेशन वाले विद्यार्थी है, BHW MSW बेस. अभी जो शासन ने 2014 में जो GR था, उसके पहले का जो GR था कि जो समाज कल्याण से रिलेटेड जो पोस्ट रहती है, समाज कल्याण आयुक्त, समाज कल्याण सहायक अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी या कामगार अधिकारी या समाज कल्याण महिला बाल कल्याण अधिकारी, ये सब जो पोस्ट थी उसकी जो पात्रता थी वो MSW बेस और BHW बेस थी. लेकिन 2014 में उन्होंने क्या किया, GR बदल दिया. उसके बाद उन्होंने किया कि जो भी पोजीशन रहेगी, सहायक आयुक्त रहेगी या समाज कल्याण से रिलेटेड रहेगी, महिला बाल कल्याण से रिलेटेड रहेगी, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एनी ग्रेजुएशन कर दिया. तो तब से हमारे जो BHW के विद्यार्थी है, MSW के विद्यार्थी है, उनका जो हक था, जो पोस्ट पे वो उनका सही में हक था, वो हक उन्होंने छीन लिया. तब से हमारे विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ पे नौकरी में लगे, क्योंकि उनका जो एजुकेशन है वो सोशल रिलेटेड एजुकेशन
एजुकेशन है और यहाँ पे जो पोजीशन रहती है वो सोशल रिलेटेड पोजीशन रहती है, लेकिन जब से उन्होंने बंद किया तब से हमारे विद्यार्थियों को जॉब नहीं मिल रही। सरकारी जॉब से हमारे विद्यार्थी बहुत कोसों दूर है, आज प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10-15 हज़ार रुपए में। और हमारी ये मांग है कि आज जो एनी ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट उन्होंने जो पोस्ट है एनी ग्रेजुएशन के लिए एनी ग्रेजुएशन किया है तो वो अट रद्द होनी चाहिए और हमारे BSW और MSW विद्यार्थियों को उसमें उन्होंने मान्यता देनी चाहिए। आगे की भूमिका क्या रहेंगी सर आपकी? ये तो हमारा सर अभी पहले शुरुआत में हम मोर्चा, आज का मोर्चा है, हम निवेदन देंगे सामाजिक न्याय मंत्री को, मुख्यमंत्री को। इसके बावजूद उन्होंने उनको 30 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर 30 दिन के बाद भी उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया, हमारी बैठक नहीं लगाई, तो उसके बाद भी ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। इसके बाद भी हम आंदोलन करते रहेंगे और इसके ज्यादा अगर हुआ तो उग्र भी आंदोलन हो सकता है। सर क्या कहूंगी सर आंदोलन में आप? सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो MSW BSW के बच्चे हैं ये समाज को बदलने का काम करते हैं, समाज में विकास का काम करते हैं। आज MSW BSW बच्चों के जो सेवा शर्ती नियम है, जहाँ पर आदिवासी विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अलग अलग विभाग है, जितने भी गवर्नमेंट के विभाग है जिसमें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सारे पदों पे BSW MSW पदों की जो पात्रता थी उन्होंने वो चेंज कर दी। और चेंज करने के बाद क्या हुआ कि उसमें एनी ग्रेजुएट की भर्ती हुई। एनी ग्रेजुएट के कारण क्या हुआ कि जो आज तक जो 20-25 सालों से जो लड़के पढ़े हैं उन लोगों की जो जॉब थी वो चली गई, उनके जो हक की नौकरी थी वो सरकार ने छीन ली और आज ये लड़के 10-15 हज़ार रुपए में NGO में काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर एक आधा व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो खुद का क्लिनिक खोल सकता है, उसको भरमसाठ पगार की नौकरी मिल सकती है, वो एक अपना सरकारी डॉक्टर बन के उसको भरमसाठ पगार की नौकरी मिलती है। लेकिन अगर कोई MSW BSW का बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उनको आज नौकरी अवेलेबल नहीं है, उनको NGO में 5-6 हज़ार में काम करना पड़ता है। आज हमारे ये जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे ग्रामीण भाग से आए हुए हैं, शहर के बच्चे कम है। ग्रामीण भाग के जो छात्र रहते हैं उनको समाज के प्रति एक आस्था रहती है कि समाज का विकास हो, समाज का कल्याण हो। इसके लिए ये लोग MSW BSW का एजुकेशन करके अपना समाज गढ़ाने के लिए काम करते हैं। आज समाज गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन और समाज गांव गांव जाकर उनकी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी MSW के बच्चे देते हैं। लेकिन आज इन लोगों के लिए गवर्नमेंट की एक भी जगह खाली नहीं है, सारी की सारी जगह आज यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कर दी गई है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। आज हम सरकार को यही निवेदन देने आए हैं कि आप MSW बच्चे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनके माध्यम से आप आपकी योजनाएं, लाड़की बहन नाम की योजना, जो श्रावण बाढ़ योजना, हर प्रकार की योजना आप गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है उनको आज सरकारी नौकरी नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ लाड़किया बहनीचा विचार करते है, लाड़किया बहनियों के लिए काम करती है और जो उनके लाड़के बाचे हैं उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि लाड़के बहनों की तरफ ध्यान है तो हमारे लाड़के बाचे हैं, हम आपके बहनों के बाचे हैं तो हम कम से कम हम उनके बेटे हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सरकार ने करना चाहिए और इन लोगों को उनके हक की और उनके न्याय की जो नौकरी है जो उनके लिए जो आरक्षित की गई है वो उनको मिलनी चाहिए। सर ये सबका जो हल निकलना है तो सोशल वर्क काउंसिल ही एक कंसेप्ट है हमारे। जैसे मेडिकल में MBBS होता है उसको काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है, LLB होता है तो LLB के बाद उसको बार काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे सोशल वर्क के लिए 80 साल हो गए आज इंडिया में सोशल वर्क अभ्यासक्रम शुरू होकर, फिर भी हमारी काउंसिल कोई तैयार नहीं हुई। काउंसिल होना चाहिए, काउंसिल होने के बाद ये बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद इनको एक काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सोशल वर्कर बोल के समाज में जाके अपना जो काउंसलिंग सेंटर है या अन्य कुछ जगह है धर्मदाय आयुक्त होगा तो उसमें पुरवठादार बोल के इनको जगह मिल सकते हैं। ये सब करने के लिए सर महाराष्ट्र सरकार उदासीन है। यहाँ के समाज कार्य के कॉलेजेस वाले प्राचार्य प्रिंसिपल सब उदास है। सबके लिए सबके खिलाफ हम अभी पहली शुरुआत किए हैं। आने वाले दौर में अगर नहीं सुने तो हम आज़ाद मैदान में भी बड़ी संख्या में लेके जाके हम उग्र तरीके से आंदोलन करने वाले हैं। सर मैं एक बात कहने वाला हूँ। देखो जैसे कि बैंक में कौन लगता है? बीकॉम वाला लगता है। हर फील्ड की एक रिक्वायरमेंट रहती है। मानो बीकॉम वाला जब समाज सुधारने जाएगा वहाँ के टैली सिखाएगा क्या? वहाँ पे जाके टैली सिखाएगा क्या? वहाँ पे जाके टैली सिखाएगा क्या? ये लड़के हम सबने क्या पढ़ा है? हमने समाज कार्य के तत्व पढ़े हैं। समाज कैसे बदला जाता है ये साइंस वाला क्या उधर न्यूटन जाके सिखाएगा क्या समाज को? हम फील्ड वर्क 2 साल फील्ड वर्क किए हैं, 2 साल फील्ड वर्क किए हैं। हम पूरे तत्व जानते हैं कि एक जरा समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है तो उसकी समस्या कैसे हल करके उसको सीधा खड़ा कैसे कर सकते हैं हम जानते हैं। कौन जानता है? क्या वो इंजीनियर वाला जानेगा क्या? वो क्या बिल्डिंग बनाएगा समाज के सुधारने के लिए? वो कैसा ये जगह ले सकता है?
इसीलिए हमने क्या किया है, समाज सुधारने की पढ़ाई की है। हम तत्व जानते हैं कि एक आदमी का कैसा भला हो सके। इसीलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि समाज कार्य की जो MSW है, BSW है, वो आदिवासी कल्याण में जगह निकलती है, महिला बाल विकास में जगह निकलती है, अपंग कल्याण में जगह निकलती है। एक आधा मानो आदमी अपंग वो कार्यालय में आएगा तो वो इंजीनियर वाला कैसे समझेगा उसका दर्द क्या होता है? क्या समझेगा? वो ईंट पत्थर का ऐसे समझेगा क्या? वो तो चलेगा नहीं, चलो चलो चलो, अरे हमको बताओ, हम करते हैं काम, हम करते हैं। अरे ये लोग बूढ़े माँ बाप को आश्रम में है करते हैं, भेज देते हैं, लेकिन हम उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए बताओ कौन करता है? इसीलिए सरकार को दरख्वास्त है कि MSW वाले जो सोशल में चेंज ला सकते हैं वो कोई नहीं लाएगा। स्टूडेंट हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये बात बोलने चाहता हूँ कि देखो, हर समाज कार्य तो करना पड़ता है हमें। समाज सेवा करो, NGO की थ्रो करो, पर कितना वेतन मिलता है हमें? बस 8,000 से 12,000, इससे घर चलता है। हमारे भी भविष्य में बच्चे होंगे, बीबियां होंगी, अभी माँ बाप है, हमारे भी कुछ सपने हैं। तो सरकार को हम आवेदन करते हैं कि हमारी पूरी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे, ये हम जाहीर बताते हैं। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव सहदेव होनाळे आहे. कुठून आलात आपण? मी अहमदपूर जिल्हा लातूर येथून आलेलो आहे. हा का? हा, किती किलोमीटर अंतर आहे? 470 किलोमीटर आहे अहमदपूर ते नागपूर. काय प्रमुख मागण्या आहेत आपल्या? प्रमुख मागण्या आहेत, ज्या दिवशी आमचा मराठवाडा महाराष्ट्रामध्ये विलीन झाला, बिनशर्त विलीन झाल्यानंतर अपेक्षा होती की मराठवाड्याला काहीतरी महाराष्ट्राच्या मध्ये विलीन झाल्यानंतर विकासाचं काहीतरी मिळेल. पण आता बघायला गेलं तर दरवर्षी 4 वर्षाला संभाजीनगर येथे अधिवेशन होतं. त्या अधिवेशनामध्ये विविध घोषणा होतात, विविध पॅकेज दिलं जातं मराठवाड्याला, पण त्याच्यातला 1 रुपयाही खर्च केला जात नाही. आज बघितलं तर मराठवाड्याचं शैक्षणिक, त्याच्यानंतर सिंचन आणि उद्योगधंद्यातला अनुशेष तशाला तसा आहे. मोठमोठे उद्योग नागपूर, मुंबई, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जातात, पण मराठवाड्यामध्ये एकही उद्योग येत नाही. आता आमच्या मराठवाड्यातील सगळी पोरं म्हणजे बेड बिगार म्हणून काम करायला लागलेले आहेत सगळ्या कारखान्यामध्ये मुंबई पुणेच्या. आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून कर्जमुक्ती, शेतकऱ्याच्या विविध मागण्यावर आंदोलनं करतोय. मी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुंबईला सुद्धा 550 किलोमीटर चालत गेलो होतो. पण आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली की या वेगळ्या म्हणजे कर्जमाफीच्या अशा कोणत्याही मागण्याने काही होणार नाही. तर मराठवाड्याचा विकास करायचा असेल तर मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढावा लागेल. ही मागणी घेऊन मी प्रामुख्याने नागपूरला आलेलो आहे. जय सेवा, जय सेवा. आम्ही अवघ्या मागील 2 वर्षापासून आम्ही आंदोलन करीत आहोत. 2023 पासून ते 2025 पर्यंत आता सुरू आहे. आपली मुख्य मागणी होती की जी सुप्रीम कोर्टाने 4096 2020 अपील नंबर यामध्ये जे मेन्शन केलेली जी माहिती आहे, ती माहिती 24 एप्रिल 1985च्या GR मध्ये दुरुस्त करण्यात यावी, ही आपली प्रामुख्याने मूळ मागणी आहे. कारण त्यामध्ये केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा क्षेत्रामध्येच गोंडगोवारी आढळतात, ही असंविधानिक माहिती त्यामध्ये घातली आहे. आणि या जमातीला 1985 पासून वंचित ठेवण्याचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने केलं आहे. त्या जो GR आहे त्याला कुठल्याही कायद्याचा बेस नाही, कुठल्याही ग्रंथाचा अहवालाचा बेस नाही आहे. तरी पण एक काल्पनिक माहिती घालून त्यामध्ये आम्हाला वंचित करण्याचं काम केलं. सर, आमची मूळ मागणी आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागानं 24 एप्रिल 1985चा जो GR आहे त्यामध्ये दुरुस्त करण्यात यावी. आणि सुप्रीम कोर्टानं पॅरा क्रमांक 83 मध्ये जे नमूद केलं आहे, नॅशनल व्हॅल्यूम 3 एन्थ्रोपॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इथनोग्राफिक नोट्स प्रमाणे त्यामध्ये दुरुस्त करावी, ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे. आम्हाला या आधी सुद्धा अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच गोंडगोवारी या जमातीचे लाभ सर्व मिळत होते, परंतु 1985चा GR काढून आम्हाला आदिवासी विभागानं, महाराष्ट्र राज्य शासनानं आम्हाला वंचित ठेवण्याचं काम केलं. एवढं तुम्हाला सांगू इच्छितो. काय भूमिका राहणार तुम्हाला याच्यानंतर?
आम्ही हे पहिलं वर्ष असं आहे, पहिली वेळ असं झाला आहे आमचा मोर्चा आल्याबरोबर, नाही तर आम्ही मागील 2 वर्षापासून शासनाशी झगडत आहोत रस्त्यावर, परंतु शासनाशी झगडत आहोत, परंतु अजूनपर्यंत शासनाने आमचा प्रश्न ऐकून घेतला नाही. परंतु या वर्षी आम्ही आमचा मोर्चा इथं पोहोचल्याबरोबर माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आमच्या शिष्टमंडळाला बोलावलं आहे. आमचं शिष्टमंडळ चर्चेसाठी गेलेलं आहे. ते आल्यानंतर आम्ही समोरची दिशा ठरवू. जय शिवा. मी रोहित इल्बाची भूमिका हेच आहे का जोपर्यंत आम्हाला न्याय नाही मिळत, आमचा संघर्ष जारी रहेगा. हम संघर्षों के आदी है, इसलिए हम संविधानवादी है, इसलिए हम संघर्षों के आदि. आप कारवां देख सकते हो, ये समाज जो है, मेरा गोंड गोवारी समाज जो है, ये अभी से तो आंदोलन नहीं कर रहा, सरकार को चेताने का काम तो नहीं कर रहा, सब कुछ रेडी है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वाघोबा पूजा, नागोबा पूजा, डाल पूजा. सरकार का काम इतना ही बचा है अभी कि जिस जिले में जाना है वहां पे शिनाख्त करनी है कि गोंड गोवारी कौन, उसकी पहचान करनी है और उसकी नोंद करनी है, और नोंद करके उसको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट वैलिडिटी देना है. इतना ही काम बचा है सरकार का, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही उसके ऊपर में, सरकार विचार कर नहीं रही उसके ऊपर में. प्रॉब्लम ऐसा है, पॉलिटिकल एंगल से अगर अपन देखेंगे ना, तो जिस दिन शेड्यूल ट्राइब, मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब को जितने भी गन है, जैसे गोंडों में उप जमात में बहुत सारे गन आते हैं, अगर ये सब एक हो गए ना, और ये विदर्भ में ज्यादा है, अगर ये एक हो गए ना, एक छत्र के नीचे आ गए ना, तो आने वाला हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा ये सिर्फ ट्राइबल बेल्ट पे ही रहेगा, और ट्राइबल ही लोग जीत के जाएंगे, चाहे वो जनरल की सीट रहे, चाहे वो किसी की भी सीट रहे. तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हुए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम सब एक हो जाए. आज गोंड लड़ रहे अलग, प्रधान लड़ रहे अलग, गोंडों में जितने गण है वो भी लड़ रहे अलग, माना से प्रॉब्लम, और बहुत सारी ऐसी उप जमातियां, इनसे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सब कुछ हो गया है. सरकार को पहल करना है, सरकार पहल नहीं कर रही. उनके ऊपर कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है हमको नहीं पता, उनके अंदर से वो मतलब आवाज आ नहीं रही है, वो हमको नहीं पता क्यों नहीं आ रही है. लेकिन प्रॉब्लम यही है, सरकार नहीं चाहती, ना ही ये गवर्नमेंट चाहती है, ना ही इस गवर्नमेंट का सिस्टम चाहता है कि आदिवासी समाज एक कुटुंब हो जाए, एक छत्र के नीचे आए, एक साथ आए और अपने हक की लड़ाई लड़े. देखो, हम अगर एक साथ आ गए ना, हमने गवर्नमेंट बना ली ना, तो हम अपना जितना परसेंट है आपस में बांट लेंगे. इनको बांटने की जरूरत नहीं है. हमको खुद के स्वायत्तता के अधिकार है. हमारा शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है, 5th शेड्यूल का जो एरिया है, हमको स्वायत्तता का अधिकार है. सेल्फ गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ गवर्नेंस. नावा नाटे नावा राज, आबुआ दिशुम आबुआ राज, मेरे गांव में मेरा राज, वो हमको दिया गया है 5वीं अनुसूची के तहत. तो हम अपना स्वशासन चला लेंगे. लेकिन ये लोग जो सिस्टम में बैठे, ये नहीं चाहते कि आदिवासी समाज एक हो जाए. अगर आदिवासी समाज एक हो गया, तो मैं पहले भी बोला, जनरल सीट से हमारा आदमी चुन के जाएगा, जनरल सीट से हमारा आदमी चुनकर जाएगा, और हमारी सत्ता रहेंगी, सरकार हमारी रहेंगी, और उसके बाद हम आपस में अपना अपना जो भी है बांट लेंगे. बस, धन्यवाद. सर, आम्ही मागील 14 वर्षापासून ग्रामपंचायतमध्ये डिजिटल महाराष्ट्राचा जो हा मोठा प्रोजेक्ट आहे यामध्ये काम करत आहोत. परंतु या शासनानं आम्हाला मागील 14 वर्षापासून आम्ही अनेक आंदोलनं केले, मोर्चे केले, परंतु आश्वासनाशिवाय आम्हाला कुठलंही यांनी काही दिलं नाही. आणि आपल्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर आश्वासनाचं गांजरच आम्हाला आतापर्यंत मिळत गेलेलं आहे. परंतु यावेळेस आम्ही हे गांजर, आम्हाला दिलेलं गांजर याची परतफेड करण्यासाठी या नागपूर या ठिकाणी आलेले आहोत. आणि महाराष्ट्रातील तळागाळातील 19,000 ग्रामपंचायत आज इथे या नागपूर या ठिकाणी जमलेले आहेत. आपले प्रमुख मागण्या काय आहेत? आमच्या मागण्या अशा आहेत की गेल्या
मागे एक बचूभाऊकडूनच्या मार्गदर्शनाखाली जो मोर्चा निघाला होता त्याच्यामध्ये आमची एक प्रमुख मागणी होती मानधनवाढीची. त्या संदर्भामध्ये माननीय CM साहेबांनी आमची मानधनवाढीची मागणी पूर्ण केली आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी प्रमुख मागणी ठेवलेली आहे की ती आमची जे 3300 रुपये मानधन वाढ आमची झालेली आहे त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ती आम्हाला प्रत्यक्षात मिळाली पाहिजे, ही आमची प्रथम मागणी आहे. आणि आमची दुसरी मागणी आहे की आम्हाला ग्रामपंचायत लेवलहून ग्रामपंचायत सहाय्यक म्हणून तर ती पदोन्नती आम्हाला मिळाली पाहिजे, असे दुसऱ्या प्रकारची आमची मागणी आहे. आणि ती जरी समजा शासन पूर्ण करत नसेल तर RGSCच्या त्यांचा जो विभाग आहे त्या माध्यमातून आम्हाला निमशासकीय कर्मचारी म्हणून त्यांच्या विभागात आम्हाला काम करण्याची संधी द्यावी, अशी आमची एक तिसऱ्या प्रकारची मागणी आहे. जोपर्यंत आम्हाला निर्णय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही नागपूर सोडणार नाही. तुम्ही काय सांगाल? माझी पण हीच भूमिका आहे, जोपर्यंत आम्हाला निर्णय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही 4 दिवस लागो 8 दिवस लागो तोपर्यंत जाणार नाही. देखिए, आज इस विधानसभा सत्र पर नागपुर महानगर पालिका के विभिन्न विभागों के ठेका कामगारों का एक मोर्चा यहाँ पर लाया गया और यह मोर्चा ऐसे वक्त हो रहा है जब 100 साल के श्रमिक आंदोलन के संघर्ष के बदौलत जो श्रम कानून बने थे 29 श्रम कानूनों को सबका साथ सबका विकास की बकवास करने वाली सरकार ने रद्द कर दिया। और आज इस मोर्चे के माध्यम से जो असंगठित कामगार है, जिसमें आरोग्य कर्मचारी है, जिसमें पीने के पानी की योजना में काम करने वाले ठेका कामगार है, इसमें घन कचरा विभाग में काम करने वाले ठेका कामगार, एवजदार कामगार और अधिसंख्यक कामगार इसमें शामिल है। इसमें आशा कर्मी भी शामिल है। 4-5 प्रमुख मांगों की चर्चा हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। नंबर 1, ऐसे सारे काम जो नियमित काम है, आवश्यक काम है, इन कामों में काम करने वाले ठेका कामगारों को समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आरोग्य कर्मचारी है उनके ऊपर बढ़ता हुआ काम का बोझ और ऑनलाइन काम जो बढ़ रहा है उसके जो विपरीत परिणाम दिखाई दे रहे हैं, उस पे हमने एक्सपर्ट कमेटी की डिमांड की है और वो काम कम करने की बात की है। आशा को कामगार का दर्जा देने की बात हम लोग कर रहे हैं। काम के घंटे तय करो, किमान वेतन उनको देना हो। इसके साथ ही पिछले 2 साल पहले आरोग्य कर्मचारियों को परमानेंट करने के नाम पे जिन नेताओं ने पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए कमाए हैं, उनके खिलाफ जांच करके फौजदारी गुनाह दर्ज करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ऐसा है कि जो काम कारपोरेशन को करना चाहिए, आज वो सारे कामों का निजीकरण कारपोरेशन ने किया है, एक के बाद एक कंपनियों को दे दिया है। ठेकेदार और कंपनी आज कचरे से भी मुनाफा कमा रही है और पानी से भी मुनाफा कमा रही है। सबको आरोग्य देने के नाम पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार आरोग्य कर्मचारियों को एक प्रकार से ठिया मजदूर बना दिया है। इसलिए ये एक लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे, अपने मांगों को हासिल करते रहेंगे। मैम अब क्या कहूँगी? काम करवा रहे हैं, हर दिन काम आपको चाहिए, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है। और उसके वजह से हमारे यहाँ पे बाहर गांव से आया हुआ बहुत सा स्टाफ है जो किराए से रहता है, उनके घर मालिक उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं, वो एक इशू है। और दूसरा है कि सबके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं? और रात दिन हम लोग जो ऑनलाइन काम जो कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन का काम उसी दिन करना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर में करना पड़ता है, वो काम ऑफलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, एक काम की एंट्री 3-3, 4-4 जगह पे हो रही है। उसके वजह से हमारा जो मानसिक संतुलन वही बिगड़ रहा है। हम ही बीमार पड़ेंगे, आप लोगों की सेवा करने के लिए हमको बोल रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान कौन देगा? और सही समय पे मुआवजा भी नहीं मिलता। आप क्या कहोगे इस पर? ये जो राय है हमारे बराबर बोले हैं वो भी जो है वो, और आशा को भी कामगार का दर्जा देना चाहिए, काम के ताज देना चाहिए, और आरोग्य कर्मचारियों को यानी कि समान वेतन देना चाहिए।
है।